एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द सोशल साइंस बास। तो अपने पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। सो पहले हम समझेंगे यहाँ एक टर्म रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या होता है? तो ये एक आइडियोलॉजी थी जहाँ कल्चर, आर्ट, आइडियाज़ ये फोकस करते हैं एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को बनाने के लिए, एक लोगों के अंदर नेशन के लिए भावना जगाने के लिए कल्चर का यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। अब जितने रोमांटिक आर्टिस्ट हैं, पोएट्स, ये क्या करते थे, जो साइंस और रीज़न होता था इसके आइडिया को क्रिटिसाइज़ करते थे। एंड ये क्या बोलते थे, ये फोकस करने को बोलते थे इमोशन पे, इंट्यूशन पे और मिस्टिकल फीलिंग पे। अब उन लोगों के ये सारे जो एफर्ट थे वो बस एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों के अंदर लाने के लिए ये करते थे, ताकि एक नेशंस का बेसिस बना सके। अब यहाँ फ़ोटो में दिखाया गया है, ये लोग उस टाइम के थे, नेशनल जो रोमांटिक आर्टिस्ट, पोएट वगैरह थे। अब यहाँ पे हमारे सामने फिर एक आते हैं प्रोमिनेंट फेस, जिनका नाम होता है जॉन गॉटरफाइड हर्डर। तो ये क्या थे? इन्होंने भी अपने कुछ आइडियाज़ वगैरह दिए। ये भी एक रोमांटिक आर्टिस्ट थे, उस टाइम के जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्लेम किया दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द पीपल, जिसको ये डास वोक बोलते हैं। एंड देन ही सेड इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वाज पॉपुलराइज्ड, जिसको ये वोक कीस्ट बोलते हैं। एंड देन ये बोलते हैं कि इन सारे जो आर्ट फॉर्म को कलेक्ट करना, जैसे फोक कल्चर, ये सब बहुत इसेंशियल होता है एक नेशनल बिल्डिंग को प्रोजेक्ट करने के लिए। तो इनको कलेक्ट करना बहुत ही इसेंशियल होता है। अब हम देखेंगे कि वर्नाकुलर लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट था हमारे इस रोमांटिसिज्म की फीलिंग को लाने के लिए। वर्नाकुलर का मतलब होता है नेटिव। Now we'll see the role of vernacular language and folklore. So it was helpful in recovering an ancient national spirit and important to carry modern nationalist message to a large audience who were mostly illiterates. अब जो illiterate लोग थे उन तक कैसे ये nationalist का मैसेज पहुंचाया जाएगा? तो उनके लिए तो जो नेटिव लैंग्वेज थी उसी में उनको समझाया जा सकता था, आर्ट के थ्रू, कल्चर के थ्रू। तो इसलिए लोकल जो फोक लोर थे और वर्नाकुलर लैंग्वेज, यहाँ उनका उपयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ हमको हमारे एक कंट्री है पोलैंड, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। वो पढ़ेंगे। तो जो हमारा पोलैंड था ना, उसको पार्टीशन कर दिया गया था 19वीं सेंचुरी के एंड में। फिर वही जो ग्रेट पावर्स थी उस टाइम की, एक अपना ग्रुप बना के बैठी थी, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने ही उस बेचारे पोलैंड को पार्टीशन कर दिया था। अब देखिए, पोलैंड एज अ नेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जो फीलिंग थी नेशन के लिए वो अभी दिलों में ज़िंदा रखी गई थी म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू। जैसे हमारे देश में भी ऐसे म्यूज़िक बनाए जाते हैं ना, जिससे नेशनलिस्ट फीलिंग आए। तो जैसे वंदे मातरम ये सब हुआ। वैसे ही इन लोगों की कंट्री के लिए वैसे म्यूज़िक वगैरह बनाए गए। एंड फिर यहाँ एक आते हैं अंकल करोल कुरपिंस्की। तो ये क्या कहते हैं, अब ये इस जो नेशनल स्ट्रगल है इसको वो कैसे मनाते हैं? ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूज़िक। अब वो जैसे फोक डांस, जैसे पोलोनेज और मजुका, इसको एक नेशनलिस्ट सिंबल में वो कन्वर्ट कर देते हैं। इस लैंग्वेज ने भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने के लिए। अब यहाँ एक और एग्जांपल दिया गया है कि जब रशिया ऑक्यूपाई कर लेती है तो पॉलिश लैंग्वेज ना, उसको स्कूल्स वगैरह के बाहर फेंक दी जाती है, उसको बैन कर दिया जाता है कि आप रशियन ही बोलिए, आप पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ईयर 1831 में क्या होता है, फिर एक ग्रुप बनाई जाती है, एक रेबिलियन उठाती है, और जो रशियन का रूल होता है उसको अपोज करने के लिए कि नहीं, हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलेंगे, वी हैव राइट टू स्पीक इन आवर नेटिव लैंग्वेज। बट क्या अल्टीमेटली अब क्या होता है कि रशियन जो थे उस टाइम पावर में थे, तो बेचारे गरीबों को दबा दिया गया उनकी आवाज़। तो अब जो
इसके अपोज में जितने भी क्लर्जी के मेंबर थे, बिशॉप थे, ये लोग क्या करते हैं पोलैंड में कि लैंग्वेज को एक वेपन की तरह यूज़ करने लगते हैं कि हम अब अपने नेशन को आज़ाद करवाएंगे लैंग्वेज के थ्रू। तो वो पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ चर्च और गैदरिंग में करने लगते हैं। बट इसका जो रिज़ल्ट होता है कि ये जितने भी हमारे बेचारे थे, प्रिस्ट थे, बिशॉप थे, इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है रेबल करने के लिए। सो अब जो पॉलिश का यूज़ था उसको एज अ सिंबल देखने लगा जाने लगा एक नेशनल स्ट्रगल के लिए। सो अब यहाँ से एक फिर लहर आती है हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट की। तो अब ये जानेंगे कि हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवॉल्ट ये चीज़ क्या होती है। तो ईयर 1830 इसमें क्या होता है, बहुत ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाती है यूरोप में। अब इसका रीज़न क्या होता है, अचानक से अब यहाँ हार्डशिप कैसे आ जाती है, सब कुछ तो अभी तक सही चल रहा था। तो क्या होता है, अचानक से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो उतनी एम्प्लॉयमेंट थी नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोग जॉब की सर्च में इधर उधर माइग्रेट करेंगे, तो माइग्रेशन भी बढ़ गया। अब जो स्लम्स थे वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गए। एंड नहले पे दहला एक चीज़ और हो गया कि उस साल क्या हुआ कि फूड की प्राइसेस बढ़ गई और हार्वेस्ट भी बहुत बैड हो गया, विच लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन कंट्री एंड टाउन। सो ये तो था। अब फिर इसमें और क्या चीज़ें होते हैं जिससे ये कंडीशन वर्स हो जाती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, जिसने इस चीज़ को और भी फर्दर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अच्छे के लिए होता है, इससे कैसे हार्डशिप बढ़ सकती है। सो ये भी हम समझेंगे। तो पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो अब मशीन मेड गुड बनने लगे जो कि बहुत चीप थे। अब इसको इंग्लैंड से हर जगह इंपोर्ट करने जाने लगा। तो जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे बेचारे, छोटे छोटे जो गुड्स वगैरह बनाते थे, अब उनको बहुत तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ गया, क्योंकि मशीन मेड गुड मशीन से बन रहे हैं तो जल्दी भी बन जा रहे हैं, चीप भी हैं। और तो अब इससे उनको एक बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। अब जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन थे, टेक्सटाइल प्रोडक्शन मेनली जो स्मॉल स्केल पे हो रहे थे, वो भी बहुत सफ़र किए इस चीज़ से। अब जो रीज़न, अभी कुछ रीज़न्स थे जहाँ यूरोप में, जहाँ एरिस्टोक्रेसी जो हमारी थी वो अभी भी अपने पावर में है, वो इन्जॉय करी, लेकिन जो हमारे बेचारे पीजेंट्स हैं वो अभी भी फ्यूडल ड्यू और ऑब्लिगेशन के बर्डन के नीचे, बोझ के तले दबे हुए हैं। सो अब ये जो हंगर और हार्डशिप ये एक दूसरे से कंबाइन होके बॉर्न देती है पॉपुलर रिवोल्ट को। सो आउटकम हम देखेंगे कि क्या हुआ इससे। तो जो पुअर थे फ्रांस में ईयर 1848 में, तो फूड शॉर्टेज हो जाता है, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। अब उससे क्या होता है कि गरीब लोग एकदम रोड पे आ जाते हैं। अब क्या बैरिकेड्स को इरेक्ट किया गया और जो हमारे लुई फिलिप राजा भैया थे वो भाग गए। अब इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि लोग इकट्ठे हुए और एक नेशनल असेंबली बना ली लोगों ने, और क्या प्रोक्लेम किया, एक रिपब्लिक, सफरेज, सफरेज मतलब राइट टू वोट फॉर ऑल मैन अबव द एज ऑफ 21, और एक राइट टू वर्क भी गारंटी किया। तो अब यहाँ पे इसके साथ हमारा एक शॉर्ट स्टोरी आते है एक विलेज की, द स्टोरी ऑफ सिलीसिया। तो जर्नलिस्ट जो है हमारे विलियम वोल्फ सिलीसियन इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं कुछ ऐसे कि ईयर 1845 में कुछ वीवर्स होते हैं सिलीसिया में। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, जो अमीर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो उनको सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल और उनको ऑर्डर देते थे फॉर फिनिश टेक्सटाइल, तो उनके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो अब ऐसे ही तो रिवोल्ट किया नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स ने कुछ तो ऐसा किया होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया कि उनके बेचारों से काम करवाते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे, पैसे उनके पेमेंट रिड्यूस कर दी। तो अब इससे परेशान होके हमारे वीवर्स ने क्या किया, तो उस विलेज में 18,000 जो इनहिबिटेंट्स थे जिनका मेन काम होता था कॉटन वीविंग। तो अब बहुत सारी मिसरी इन वर्कर की लाइफ में आ गई थी, तो उससे हैरान परेशान होके फाइनली 4 जून 2 PM यानी कि शाम को एक बहुत ही भड़की हुई क्राउड वीवर्स के घर में आ गई, तोड़ फोड़ करने लगी, सब कुछ इधर उधर
बिखरा दिया। अब इससे क्या हुआ, वीवर जो कॉन्ट्रैक्टर थे अपने परिवारजनों को लेके वहाँ से एक नेबर के विलेज में भाग गए। लेकिन अब जो नेबरिंग विलेज था उसने बोल दिया नहीं भाई, तुम्हारे जैसे तुच्छ इंसान को हम शेल्टर नहीं देंगे। तो अब कॉन्ट्रैक्टर्स गए आर्मी वालों के पास और वहाँ से वो आर्मी की हेल्प लेके आए। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बेचारे जो हमारे 11 वीवर्स थे उनको इन्होंने शॉट कर दिया। सो अब ये था हमारा इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशंस ऑफ लिबरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।